लेकिन में वो पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक था, इसीलिए जो देश थे उन्होंने अपने अभियान मंगल की तरफ भेजे। अब पहले इसमें पॉइंट में लिख लीजिए, मंगल पर पृथ्वी के जैसे दो ध्रुव पाए जाते हैं, There would be two poles on Mars like Earth. इसका अक्षीय झुकाव 25 डिग्री है। Its inclination axis is 25 डिग्री। ठीक है, सूर्य की तरफ 25 डिग्री झुका हुआ है। क्लियर है? अर्थ 23.5 डिग्री है, लगभग अर्थ की बराबर है। तो दो चीजें सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, तीसरी चीज में लिखिए। अब देखो, एक तो उसका एक्सिस इंक्लिनेशन, ठीक है, एक दो पोल का होना, और एक वो घूम भी रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है, इसका मतलब वहां पे सीजन चेंज होता होगा। तो लिखिए, मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन भी पाया जाता है। There would be season change on Mars. There would be season change on Mars. अगले पॉइंट में लिखना, मंगल ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाई जाती है। On Mars, the CO2 is maximally found. ब्रैकेट में लिखना 95%। इसके पश्चात आर्गन 95%, इसके पश्चात आर्गन, आफ्टर दैट आर्गन, तथा ऑक्सीजन का स्थान आता है। ठीक है, आर्गन मिलती है 1% तक, और ऑक्सीजन की मात्रा 1 से 4% तक वेरी करती है। तो ऑक्सीजन के बीच में लिख लेना 1 to 4%। ठीक है सर, आर्गन कितनी? 1%, अर्थ के बराबर है लगभग, अर्थ पर भी इतनी है ना, 0.96% है शायद अर्थ के ऊपर। पर आर्गन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनर्ट गैस है, गैसों में क्रिया होने से रोकती है, कंपाउंड बनना आसान है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, वर्ष 2009 में मंगल ग्रह पर मीथेन की खोज भी हुई। इन 2009 द मीथेन वाज डिस्कवर्ड ऑन मार्स। मीथेन कैसी गैस है? कार्बनिक है, ऑर्गेनिक है। इसका मतलब जितने भी ऑर्गेनिक का मतलब है लाइफ से समझिए। अगर लाइफ है तो ऑर्गेनिक चीज होगी, इसका मतलब वहां किसी तरीके की लाइफ हो सकती है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में मिली है मीथेन, लेकिन मिली है। जब भी कोई ऑर्गेनिक चीज का डिग्रेडेशन होगा तब वो मीथेन बनेगी। तो इसलिए भी मार्स 2009 के बाद एक महत्वपूर्ण प्लैनेट के रूप में उभरा मीथेन के बाद। अगले पॉइंट से लिखना, मंगल ग्रह की मिट्टी में 10% आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ऑन मार्स 10% आयरन ऑक्साइड इज बीइंग फाउंड, जिसके कारण इसकी सतह का रंग लाल है। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ इट्स सरफेस इज रेड। इसी कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। एंड सो इट इज नोन एज रेड प्लैनेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, देखो इस पर सबसे ऊंचा जो पर्वत है निक्स ओलंपिया, एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मैसी यहीं पाया जाता है। तो लिख लीजिए, मंगल ग्रह पर एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया पाया जाता है। On Mars, the three time loftiest mountain Nix Olympia is found
3 टाइम लॉफ्टीएस्ट देन माउंटेन एवरेस्ट, एक वर्ड जोड़ लीजिएगा, देन माउंटेन एवरेस्ट इज फाउंड ऑन मार्स। ठीक है, मंगल ग्रह पर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मैसी भी पाया जाता है। On Mars, the largest volcano of our solar system, Olympus Massey, is being found. ठीक है, Olympus Massey is being found. अब मुझे एक बात बताइए, बुध और शुक्र पर तो कोई भी उपग्रह नहीं था, उनका तो कोई मून नहीं है, क्यों नहीं है? ग्रेविटी की वजह से। किसकी ग्रेविटी? सन का ग्रेविटेशनल फोर्स। इस वजह से उसने उसके किसी भाग को भी उसे टूट के अलग नहीं होने दिया। अर्थ पर थोड़ा कम हुआ तो हमसे एक टूट के अलग हो गया। हमारा एक मून है, मंगल और हमसे दूर है, दो मिलेंगे नहीं मिलेंगे? लिख लो, मंगल ग्रह पर दो चंद्रमा, मंगल ग्रह के दो चंद्रमा हैं। There are 2 moons of Mars. There are 2 moons of Mars, Phobos and Deimos. Phobos and Deimos. ठीक है, देखो मून को नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, तो अगर कहीं पे लिखना हो आपको तो या तो नेचुरल सैटेलाइट वर्ड लिखना या मून लिखना। चलिए, ये बात बृहस्पति की हो गई, मंगल की। नेक्स्ट लिखिए बृहस्पति। सर मंगल पे ड्राई आइस पाई जाती है। अच्छा, एक चीज और, हाँ वो ड्राई आइस, हाँ ड्राई आइस इसलिए क्योंकि पानी की उत्पत्ति की बात है, वहां पर पानी के साक्ष्य मिले हैं। मंगल ग्रह की जो नीचे वाली बेड है, उसके नीचे की बेड, उसमें ड्राई आइस मिली है। इसका जो टेम्परेचर है, मीन टेम्परेचर लगभग -10 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में रहता है, और ये हैबिटेबल भी है। इस टेम्परेचर पे लाइफ सस्टेन हो सकती है, पोल्स वगैरह में होती है उस लेवल पे लाइफ सस्टेन, तो इसीलिए ये हैबिटेबल प्लैनेट भी है। लेकिन सर CO2 ज्यादा है तो ग्लोबल वार्मिंग कंडीशन नहीं होगा? ग्लोबल वार्मिंग, देखो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 कहाँ रिस्पॉन्सिबल है? वाटर वेपर तो है नहीं, क्योंकि टेम्परेचर नहीं है। वाटर वेपर कैसे बनेगी? हाउ वाटर वेपर इज पॉसिबल विदाउट टेम्परेचर? हाँ, आप ये कह सकते हो कि मीथेन धीरे धीरे क्या करेगी, उसको गर्म करना शुरू करेगी, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है CO2 वाटर में बहुत कम समय में, बहुत लंबे समय में, इसीलिए सबसे हानिकारक ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। मैं आपको पढ़ाऊंगा, एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे हानिकारक ग्रीन हाउस गैस है, लगभग 1000 साल का साइकिल है उसका। एक बार आ जाए लाइफ उसमें तो एनवायरनमेंट में 1000 साल तक रहती है लगभग। CO2 तो बड़ी आसानी से चेंज हो जाती है। CO2 को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ओशंस भी, सबसे ज्यादा ओशन ने ही CO2 को एब्जॉर्ब किया हुआ है, इसीलिए ओशंस को छन्नी भी कहा जाता है CO2 की। CO2 is not problem. The basic problem is methane. हाँ, सर मीथेन की कितनी मात्रा पाई जाती है हमारे? कितनी मात्रा? बहुत कम, बहुत कम। परसेंटेज? ये परसेंटेज तो अभी डिफाइन नहीं किया गया, परसेंटेज अभी डिफाइन नहीं किया गया। देखो, जब खोज ही 2009 में हुई तो उसकी परसेंटेज कैसे पॉसिबल था निकाले? अभी तक नहीं। चलिए नेक्स्ट लिखिए बृहस्पति जुपिटर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, देखो अपनी अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है, 9.5 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो लिखिए अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह है। Its rotation period is minimum. its rotation period is minimum. ब्रैकेट में लिखना 9 घंटे 55 मिनट। अगले पॉइंट में लिखना, देखो इसका जो एल्बिडो है, जितनी ये ऊर्जा लेता है सूर्य से, उसकी लगभग आधे से ज्यादा ये वापस कर देता है। अगर प्रकाश का रिफ्रैक्शन ज्यादा है तो ये
इमिट करेगा, मतलब इमिट माने कि ये एक चमकता हुआ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, हाँ या ना? किसी चीज पर जितना प्रकाश पड़ रहा है, अगर उतने ही प्रकाश को वो वापस भेज दे रही है, लौटा दे रही है, तो वो चीज चमकेगी नहीं चमकेगी? हीरा इसीलिए चमकता है, 100% इमिटेंस होती है उसमें, उसका रिफ्रैक्शन, इसका भी रिफ्रैक्शन आधे से ज्यादा है, इसलिए चमकता है। एक तो बड़ा है, ऊपर से ज्यादा चमकता है, तो तारा सदृश ग्रह कहते हैं इसको, ठीक है, स्टार लाइक प्लैनेट। तो लिख लीजिए, इसका एल्बिडो अधिक होने के कारण, इसका एल्बिडो अधिक होने के कारण, एल्बिडो माने कि प्रकाश जितना आया उसकी कितनी मात्रा हमने वापस लौटा दी, तो जितनी मात्रा ज्यादा लौटाएंगे एल्बिडो उतना ज्यादा, इसी को एल्बिडो कहते हैं। इसका एल्बिडो अधिक होने के कारण यह अधिक चमकता है, यह अधिक चमकता है। It would be more shiny because of its higher albedo. इसी कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। So it is also known as star-like planet. ठीक है? इसे मास्टर ऑफ गॉड की संज्ञा भी दी गई है, इसे मास्टर ऑफ गॉड की संज्ञा भी दी गई है। इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ गॉड्स। इसका रंग पीला दिखाई देता है, इट लुक्स लाइक येलो, इसीलिए पीला ग्रह भी कहते हैं। सो ऑल्सो नोन एज येलो प्लैनेट। ठीक है, देखो अब इसके सबसे ज्यादा चंद्रमा है, सबसे ज्यादा मून है इसके, अब शनि के हैं, इसके कितने हैं? और शनि के 82 हैं। हाँ, पहले इसके थे सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, तो वहां लिखेंगे शनि में। नेक्स्ट लिखिए इसमें सैटर्न। अच्छा, एक चीज रह गई, जुपिटर के लिए जूनो मिशन भेजा गया था, तो लिख लीजिए जुपिटर के अध्ययन के लिए या बृहस्पति के अध्ययन के लिए नासा द्वारा जूनो मिशन भेजा गया। नासा सेंट जूनो मिशन टू स्टडी जुपिटर। नेक्स्ट लिखो सैटर्न, शनि। मास्टर ऑफ गॉड क्यों कहते हैं? एक तो इसका आकार बड़ा है, और दूसरा इसका एक्चुअली इसके चारों ओर ना अपना इसका एक छोटा सौर मंडल भी, कुछ ग्रह इसके ऐसे हैं, मतलब कुछ इसके उपग्रह ऐसे हैं जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं बाकी ग्रहों की तरह, जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये कहते हैं कि ये ग्रहों में भी सबसे पावरफुल ग्रह है, जिसके चारों ओर उसके उपग्रह भी उसी तरीके से घूमते हैं जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह हैं, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ गॉड कहा गया है। ठीक है, मार्स की कितनी एल्बिडो होगी? एग्जैक्ट नहीं पता मार्स की, मतलब एक आइडिया होगा। नहीं कोई आइडिया नहीं होता। देखो वो बहुत डीप स्पेस से रिलेटेड बातें हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि अगर उसकी थोड़ी बहुत भी है तो उसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, तो अगर वो थोड़ी भी एब्जॉर्ब करता है उसकी, देखो एक बात समझो, जो ये ज्योग्राफी है ना, इसको केमिस्ट्री और फिजिक्स से मत जोड़ना, क्योंकि इट इज अ सेपरेट सब्जेक्ट, इट इज नॉट लिंक्ड विद फिजिक्स और केमिस्ट्री, इट इज मोर स्टैटिक देन डायनामिक। तो इसको ज्योग्राफी को आप ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़िए, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री को इसमें उतना लीजिए जितनी जरूरत है समझने में किसी कॉन्सेप्ट को। अगर हम उसमें अपना दिमाग बहुत लगाएंगे ना, उलझ जाएंगे, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा। वो वाली कहावत सही हो जाएगी कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। इसलिए किसी भी, ये आपको मैं एक एक्सपीरियंस भी बता रहा हूं और आपके आगे के लिए गाइडेंस दे रहा हूं। स्टडी उतना सही है जितना हम लोग एसिमिलेट कर पाए, अगर उससे ज्यादा हम लोग करेंगे तो उलझ जाएंगे और सवाल आते हुए भी गलत होगा। ठीक है, सेपरेट करिए सब्जेक्ट्स को। क्या हिस्ट्री और पॉलिटी आपस में जुड़े हुए नहीं है? क्या हिस्ट्री से बड़ा कोई सब्जेक्ट है? लेकिन हम लोगों ने बांट दिए। क्यों? क्योंकि अप्रोच अलग है ना।
क्या मैथ्स को हिस्ट्री की तरीके से पढ़ा जा सकता है? क्या हिस्ट्री को ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी को पॉलिटी की तरीके से? ना। हर सब्जेक्ट का अपना एक स्कोप है स्टडी का, अपना एक तरीका है उसका पढ़ने का, और उसके समझने का भी एक तरीका है। वो उसी तरीके से आसानी से समझ में आ सकता है। ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, मैंने माना। साइंस के रूल्स में काम करते हैं, मैंने ये भी माना। लेकिन फिजिक्स के आधार पे मत पढ़ो इसको, नहीं केमिस्ट्री के आधार पे पढ़ो, केवल ज्योग्राफी के आधार पे, तो आपको ज्यादा अच्छी चीजें समझ में आएगी, क्लैरिटी आएगी। हाँ सर, जब इसका साइज जो है इसका सबसे बड़ा है, तो सर इसके उपग्रहों का साइज भी सबसे बड़ा होगा? हाँ, गैनीमीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। जो गैनीमीड है इसका उपग्रह है, वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या नाम सर? गैनीमीड पृथ्वी से भी 3 गुना बड़ा है। इसका सैटेलाइट ही पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में, सैटर्न। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, इसके चारों ओर गैसों के बने छल्ले पाए जाते हैं। अराउंड इट द रिंग्स हैज बीन फाउंड मेड अप बाय गैसेस। इनकी कुल संख्या 8 है। दे आर टोटल 8 इन नंबर्स। ठीक है, अब देखो ये गैस है, इसके चारों ओर घूम रही हैं। जब सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है तो चमकती हैं, इल्यूमिनेट करती हैं, हमें छल्लों के रूप में दिखाई देते हैं। पहले साथी थे, 8वां 2009 में खोजा गया। तो लिख लीजिए, 8वां छल्ला नासा द्वारा 2009 में खोजा गया। The 8th ring was discovered by NASA in 2009. इसका सबसे ज्यादा चमकता छल्ला है बी। ए बी सी डी ई एफ जी जैसे हैं, तो शनि से लेके सेकंड वाला जो है वो सबसे ज्यादा चमकता है। तो लिख लीजिए, इसका बी नाम का छल्ला सर्वाधिक रूप से चमकता है। The B ring of it illuminate highly। ठीक है, इसके सर्वाधिक उपग्रह हैं। It has maximum satellites 82, लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, इसका उपग्रह टाइटन, इसके उपग्रह टाइटन पर अपना वायुमंडल पाया जाता है। यहां भी जीवन के साक्ष्य हैं। इसके उपग्रह टाइटन पर अपना वायुमंडल पाया जाता है। ऑन इट्स सैटेलाइट या नेचुरल सैटेलाइट, ऑन इट्स नेचुरल सैटेलाइट टाइटन, इट्स ओन एटमॉस्फेयर इज बीइंग फाउंड। ठीक है, टाइटन पर जीवन की संभावना प्राप्त होती है। ऑन टाइटन देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, बृहस्पति पे नहीं पाएंगे किसी ग्रह पे उसके ऊपर। केवल 2 ही सबसे मेनली मिले हैं। एक तो टाइटन, जहां पर इस पे भी नीचे सी बेड मिली है, टाइटन पर भी अपना वायुमंडल है। इसका मतलब अपना वायुमंडल लाइफ को सस्टेन कर सकता है। और एक फिर मिला है मार्स के ऊपर। बाकी कुछ एस्ट्रॉइड्स के ऊपर भी कहा गया है, लेकिन अभी तक है नहीं। जापानीज ने एस्ट्रॉइड्स को स्टडी करने के लिए भेजा था मिशन, राक्सा वगैरह, लेकिन अभी उसमें कोई बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। लेकिन ये 2 हैं। छल्ले पर क्या है? रिंग्स, गैसों के बने रिंग्स हैं चारों तरफ। सर वेनू क्षुद्र ग्रह पे पाया जाता है। वेनू चलिए नेक्स्ट लिखिए, फिर बात करते हैं उस बारे में। सर, ये कहते हैं कि जो ये टाइटन है उपग्रह, ये बुध के जितना आकार में। हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए इसमें अरुण। यूरेनस
इसकी खोज विलियम हर्शेल द्वारा 1781 में की गई। इसकी खोज विलियम हर्शेल द्वारा 1781 में की गई। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शेल इन 1781। ठीक है। इसका अक्षीय झुकाव सर्वाधिक पाया जाता है। इसका अक्षीय झुकाव सर्वाधिक पाया जाता है। इट्स इंक्लिनेशन एक्सिस इज हाईएस्ट। देखो एक ग्रह 90 डिग्री सूर्य की तरफ झुकेगा, उसका इंसिडेंशियल एंगल हो गया। मान लीजिए पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री, और ये अगर 90 डिग्री झुक जाए तो ऐसा लगेगा ना लेटा हुआ है। इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसका 97 डिग्री है। तो लिख लीजिए, अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। बिकॉज ऑफ हायर इंसिडेंशियल एक्सिस एंड इंसिडेंशियल एंगल इट इज नोन एज लेइंग प्लैनेट। ठीक है, यह हरे रंग का दिखाई देता है। इट लुक्स लाइक ग्रीन, इसीलिए इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन प्लैनेट। ये पूछा गया था एग्जाम में, ग्रीन प्लैनेट। हम पृथ्वी लगा के आए थे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, इसके कुल 27 उपग्रह हैं। इट हैज टोटल 27 नेचुरल मून। इट हैज टोटल 27 नेचुरल मून और सैटेलाइट, जो भी आप लिखना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए वरुण, नेपच्यून। इसकी खोज 1846 ईस्वी में 46 इसकी खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले द्वारा की गई। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन गाले इन 1846। इसका तापमान -235 डिग्री पाया जाता है। -235 डिग्री पाया जाता है। इट्स टेम्परेचर वुड बी -235 डिग्री सेल्सियस। इसी कारण यहां जीवन असंभव है। सो देयर कुड बी नो लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट अगला इसमें हेडिंग डालिए धूमकेतु, कॉमेट। कॉमेट या इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं, पूंछ वाला तारा। देखो जब सूर्य से टूटकर ग्रह अलग हुए, उसी समय सूर्य से टूटकर कुछ भाग अलग हुए। वो छोटे भाग आज कॉमेट के रूप में है। सूर्य से टूट के अलग हुए तो चक्कर किसका लगाएंगे? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। गैस, धूलकण और हिमानी जनरली स्नो से बने हुए पार्टिकल्स हैं। ये बोर्ड नहीं है। चलो काम चलाएंगे। अब एक बात बताइए, इसका मतलब इसमें कुछ पार्ट गैसेस का मिलेगा, कुछ पार्ट सॉलिड का मिलेगा। सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा सॉलिड की तरफ ज्यादा होगा। इसका मतलब कॉमेट का जो सॉलिड वाला पोर्शन है उसका फेस सूर्य की तरफ होगा, और गैसेस वाले पोर्शन का स्पेस सूर्य के विपरीत दिशा में। यही पूछा गया था कि पुच्छल तारे में गैसेस या पुच्छल तारे में पूंछ किस तरफ होती है, तो सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। इसीलिए क्योंकि गैस का पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम, ठोस पर ज्यादा। ठोस का स्पेस होगा किसकी तरफ? सूर्य की तरफ, और गैस का उसके विपरीत दिशा में। जो गैस है वो सूर्य के प्रकाश से इल्यूमिनेट करती है, इसीलिए वो एक चमकीली पूंछ के रूप में दिखाई देती है। इसीलिए पुच्छल तारा कहते हैं उसको। हेलिका कॉमेट सबसे बड़ा है। ठीक है। पृथ्वी के से हर 76 साल बाद नजदीक से गुजरता है, 76 टाइम हर साल बाद। तो पिछली बार शायद 86 में देखा गया था, 1986 में। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए आप, धूमकेतु
धूमकेतु आकाशीय पिंड है जो कि धूल कणों, बर्फ कणों तथा गैसों से मिलकर बने हैं। Comets are the celestial bodies made up by dust particles, snow particles and gases. धूमकेतुओं में पूंछ की दिशा सदैव सूर्य की दिशा के विपरीत होती है। In comets, the direction of tail would always be opposite to sun. धूमकेतु की खोज सर्वप्रथम टाइको ब्राहे, वैज्ञानिक का नाम है टाइको ब्राहे द्वारा की गई। The comet firstly discovered by टाइको ब्राहे। हेली का धूमकेतु सबसे बड़ा धूमकेतु है। The Halley's comet is largest comet. यह प्रत्येक 76 वर्ष बाद पृथ्वी से दिखाई देता है। It always looks from Earth after every 76 years. ठीक है, देखो इनके बारे में सबसे ज्यादा जो स्टडी है वो इटली के ट्यूरिन शहर में होती है। वहां पर एक उन्होंने टेबल भी बनाई है जो ये बताती है कि कौन सा, कभी कोई अगर कॉमेट पृथ्वी से टकराया तो कब टकरा सकता है, कब नहीं टकरा सकता है। तो आपने कभी अखबारों में पढ़ा होगा कि कोई कॉमेट पृथ्वी से टकराने वाला है, ऐसी कुछ संभावनाएं वो बताते रहते हैं। जनरली उस टेबल से ही वो पता चलता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट लिखिए उल्का, अगला हेडिंग लिखिए उल्का, मेटियोर या उल्काएं। ठीक है, देखो जब ग्रह बने तो गोल तो नहीं बने होंगे, या गोली टूट के बन गए होंगे, किसी भी भाग में टूटे होंगे। लेकिन जब वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी एक्सिस के अराउंड उन्होंने रोटेट करना शुरू किया तब वो गोल हो गए और उनका जो बाहरी भाग था वो टूट के उनसे अलग हो गया। आज वही बाहरी भाग उल्काओं के रूप में मिलता है। पृथ्वी के बाहर वही भाग है ये उल्काओं के रूप में, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में आती हैं, पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती हैं, गैसों के साथ इनका फ्रिक्शन होता है और जल के नष्ट हो जाती हैं। हम लोग रात को जब देखते हैं टूटता हुआ तारा, वो उल्काएं ही होती हैं, शूटिंग स्टार कहते हैं इनको। तो लिख लीजिए अगले पॉइंट में। सामान्यतः ये ग्रहों के टूटे हुए भाग, जनरली दीज आर द ब्रेकिंग पार्ट्स ऑफ प्लैनेट्स, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आकर जलकर नष्ट हो जाते हैं, व्हेन एंटर इन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ they burn into ashes. इन्हें टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। They also known as shooting star. ठीक है, ये एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, यूनिवर्स। नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आते हैं। अगला हेडिंग लिखना, अगला चैप्टर है महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। देखो समस्या, हाँ पहले लिख लो, हेडिंग लिख लो। महासागरों
एवं महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। द थ्योरी related to the evolution of earth and universe, the earth and oceans, ठीक है। देखो हमें कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला सवाल ये था 21वीं शताब्दी के आसपास कि क्या जब पृथ्वी बनी तो ऐसे ही थी जैसी अब है, या इसमें कोई बदलाव था? अगर बदलाव था तो कैसा था? यानी जब सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और वो ठंडी हुई, वातावरण के कारण ठंडी हो गई, उस समय इसकी शेप क्या थी? क्या महासागर आज के जैसे थे? लैंड मास आज के जैसा था? और अगर इसमें कोई बदलाव था तो इसका मतलब उसका अगर उस बदलाव का पता चल जाए तो एक तो पृथ्वी पर संरचनाएं कैसे बनी इसका पता चल जाएगा, खाई क्यों बनी, पहाड़ क्यों बने, नदी कहां बनी, और एक दूसरा ये भी पता चल जाएगा कि फ्यूचर में कैसी स्ट्रक्चर्स बनेंगी, कहां पहाड़ बनने की संभावना रहेगी। हाँ या ना? इस स्टडी ने, इस थिंकिंग ने कुछ वैज्ञानिकों को प्रेरित किया और उसमें सबसे पहले थे अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। तो पहला लिखो, अब ये जो सिद्धांत है ये दो हैं, इसमें सबसे पहला लिख लो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, विस्थापन सिद्धांत, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखो जो अब यहाँ पे मैप वो नहीं है, बोर्ड नहीं है, कल शिकायत तो करेंगे। नहीं शिकायत करने की जरूरत नहीं है। देखो शिकायत थोड़ी करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए। शिकायत जो वर्ड है ना वो गलत है, आपको इंटरव्यू में बाहर कर सकता है ये शब्द, इसीलिए मैं चौंक गया सुन के, है ना। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही संतुलित रूप में करना चाहिए। शिकायत जो करते हैं ना वो शिकायती व्यक्ति होते हैं, और शिकायती जो व्यक्ति होते हैं वे आउटर सोसाइटी उनको देखा जाता है। जनरली मांग करने वाले एसिमिलेशन की बात करते हैं, हाँ रिक्वेस्ट करते हैं, एसिमिलेशन की बात करते हैं, सोसाइटी को आगे लेके जाने की बात करते हैं। आप पहले ही तोड़ रहे हो, एक पेज दीजिए, उसी से काम चलाएंगे। कोई भी पेज दे दीजिए मुझे, अगर एक पेन दे दीजिए। देखो अल्फ्रेड वेगनर ने एक ऐसी कोई संरचना बनाई, उसने ये माना कि पृथ्वी गोल है, और जब वो ठंडी हुई, कूलिफिकेशन में क्या होगा, वाटर वेपर ठंडी होनी शुरू होगी, कंडेंसेशन शुरू होगा, बादल बनेंगे, बारिश होगी, लाख सालों तक पृथ्वी पर बारिश होती रही, और जिसकी वजह से जो पानी है वो लोलैंड एरियाज में इकट्ठा हो गया। जो पृथ्वी पर नीची जगहें थी, ठंडी होने के बाद पानी उनमें इकट्ठा हो गया, इसलिए लैंड मास एक जगह था और वाटर मास एक जगह। उसने लैंड मास को तो कहा पेंजिया, पेंजिया एक लैटिन वर्ड है, आप बना लो इसको, और वाटर मास को उसने कहा पेंथालसा। वाटर मास को उसने पेंथालसा कहा, एक पेंजिया है एक पेंथालसा है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब उसने ये बताया कि पृथ्वी घूम रही थी, अब इसमें से एक भाग भारी है एक हल्का है, कौन सा भाग भारी होगा कौन सा हल्का होगा? पानी वाला भारी होगा, लैंड वाला हल्का होगा, क्योंकि वहां पानी भी है। तो भारी वाले भाग का, जो भारी वाले भाग के ऊपर बल है, घूर्णन बल, रोटेशनल फोर्स, वो ज्यादा होगा और हल्के वाले पर कम होगा।
बल में परिवर्तन आ गया, चेंज आ गया, दो भागों में टूट जाएगी, नहीं टूट जाएगी? भाई जहां एक जगह ज्यादा बल है, एक जगह कम बल है, तो जो जहां ज्यादा बल है वहां दो भागों में बदलाव आएगा उसमें। इसीलिए उन्होंने ये बताया कि जो ये पेंटिया था, लैंड मास था, ये दो भागों में टूट गया। इसको तोड़ते हैं। चलिए, इन्होंने ये कहा कि ये जो दो भाग टूटे, इसमें उत्तर का भाग तो कहलाया लॉरेशिया, लॉरेशिया, या इसको इन्होंने अंगारा लैंड भी कहा, नॉर्थ वाला लिखना। और जो सदर्न वाला पार्ट है ये कहलाया गोंडवाना लैंड। ठीक है। और जो पानी था वो बीच में आ गया। देखो ये नीचे वाला, ऊपर लॉरेशिया, नीचे गोंडवाना लैंड, और पानी जो है वो बीच में आ जाएगा यहाँ पे। इस पानी को उन्होंने कहा टेथिस सागर, टेथिस सी, टेथिस सागर। जब हम जेएनयू में थे तो वहां एक रिसर्च आया। देखो ये टेथिस सागर, ऊपर वाला भाग लॉरेशिया, नॉर्दर्न पार्ट लॉरेशिया, सदर्न पार्ट गोंडवाना लैंड, और बीच में टेथिस सागर। देखो इस टेथिस सागर को मैं आगे काम में लूंगा, ठीक है। ये इससे कुछ एक दो बातें इससे क्लियर होंगी। क्या क्लियर होंगी? एक तो मैं आपको एंटीसीडेंट रिवर के बारे में बताऊंगा जब इंडिया पढ़ाऊंगा, ठीक है, मौका मिला। एंटीसीडेंट रिवर पढ़ाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे एंटीसीडेंट रिवर जो है हमारी वो इंडो ब्रह्म रिवर थी, जिससे बाकी की 3 रिवर्स की उत्पत्ति होती है उत्तर भारत में। इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नहीं थी, पहले एक ही थी, और ये इस टेथिस सागर में गिरती थी। ये रिसर्च था जेएनयू का, उस समय एक रिसर्च पेपर आया था जब हम थे वहां। और उसी रिसर्च पेपर में ये भी कहा गया था कि ये इस समय का जो सतपुड़ा रेंज है वो टेथिस सागर के आसपास ही थी। बाद में सतपुड़ा रेंज की उत्पत्ति इसी वजह से हुई। खैर जो भी था वो एक अलग बात है, यहां हमारा मकसद वो नहीं। उन्होंने ये कहा ये 3 संरचनाएं थी, और बाद में इन दोनों जो लैंड मास हैं, इन दोनों लैंड मास से तो सारे कॉन्टिनेंट बने, और जो वाटर मास है इससे सारे ओशंस बने, ठीक है। क्योंकि ये आगे चलकर ये लैंड मास फिर से टूट गया कई सारे पार्ट्स में, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, रोटेशन के कारण, ठीक है। ये अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत था। और ये सब जो प्रक्रिया शुरू हुई ये कार्बोनिफेरस युग में शुरू हुई। देखो जब पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति हुई उस युग को कार्बोनिफेरस युग कहते हैं। कार्बोनिफेरस माने वो युग जब पृथ्वी पर कार्बन आया, कार्बन माने जीवन आया, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। जीवन किससे मिलकर बना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से ना। तो वो समय जब पृथ्वी पर पानी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने शुरू हुए, दैट टाइम इज कॉल्ड कार्बोनिफेरस इपोक। उस समय की ये संरचना है, उन्होंने उस समय से असम्पशन की है। अब इस संरचना ने ये तो बता दिया कि किस तरीके से कॉन्टिनेंट्स बने या ओशंस बने, लेकिन कॉन्टिनेंट्स और ओशंस में संरचनाएं कैसे बनी ये नहीं बताया। पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट्स में पहाड़ कैसे बने, खाइयां कैसे पाई जाती हैं, वो कैसे बनी, ये नहीं बताया गया। आगे एक टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी आती है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, उसने ही उन चीजों को क्लियर किया, और ये वाला जो सिद्धांत था ये डिनाई कर दिया गया। लेकिन हम तो पढ़ेंगे क्योंकि सबसे पहला था, तो लिखिए इसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या अल्फ्रेड वेगनर द्वारा की गई। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा की गई। द साइंटिफिक स्टडी of continental drift theory was conducted by Alfred Wegener। इनके अनुसार कार्बोनिफेरस युग में
संपूर्ण स्थल भाग एक जगह केंद्रित था तथा संपूर्ण जलीय भाग दूसरी जगह। इन कार्बोनिफेरस epoch the whole land mass was accumulated at a point and whole water mass at other। स्थलखंड को उन्होंने पेंजिया कहा, एग्जाम में पूछा गया है यही, किसको क्या कहा था याद रखना है। स्थलखंड को उन्होंने पेंजिया कहा तथा जलीय भाग को पेंथाल्सा। द लैंड पार्ट वाज कॉल्ड, ये लैंड मास वाज कॉल्ड पेंजिया एंड वाटर मास पेंथाल्सा। इनके अनुसार घूर्णन बल के कारण स्थलीय भाग दो भागों में टूट गया। अकॉर्डिंग टू हिम, because of rotational force that was divided into two parts। उत्तर का भाग लॉरेशिया तथा दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। The northern part is called Laurasia and southern Gondwana land इन दोनों के मध्य उथले सागर की उत्पत्ति हुई। Between both of these a shallow sea emerged, जिसे टैथिस सागर कहा गया, which is known as Tethys Sea। टैथिस, हाँ, TETHYS, ठीक है। इनके अनुसार कालांतर में लॉरेशिया एवं गोंडवाना लैंड से ही संपूर्ण महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। अकॉर्डिंग टू हिम, द होल कॉन्टिनेंट्स इमर्ज बाय लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। देखो, इसको लॉरेशिया को हिंदी में अंगारा लैंड भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, एक ही बात, ठीक है। लेकिन यही सिद्धांत था, लेकिन ये छोड़ दिया गया। नेक्स्ट लिखिए, अगला सिद्धांत लिखिए, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी। टेक्टोनिक, TECTONIC, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत, ठीक है। देखो, ये सिद्धांत छोड़ दिया गया क्योंकि पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाया था प्रोसेस को, आधी बात बताई। वैज्ञानिक हुए हैरी हेस, उन्होंने इसमें लीडरशिप रोल लिया। हैरी हेस, मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर स्टडी की। उन्होंने बताया कि पृथ्वी का ऊपर का भाग जो लैंड मास है वो इसके नीचे तरल भाग के ऊपर तैर रहा है। ऊपर वाले भाग को इन्होंने कहा लिथोस्फीयर और नीचे जो तरल भाग है उसको कहा स्टीनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल। उन्होंने कहा ये जो लैंड मास है लिथोस्फीयर, ये 7 बड़ी और 20 छोटी प्लेटों में डिवाइड है और ये जो 7 बड़ी प्लेटें हैं ये आपस में गति कर रही हैं, पारस्परिक रूप से गतिशील। गतिशील कैसे होंगी? पृथ्वी घूम रही है तो नीचे का स्टीनोस्फीयर भी घूम रहा होगा। अब जब नीचे का स्टीनोस्फीयर घूम रहा है तो उसके ऊपर जो लैंड मास है उसको भी घुमाएगा, नहीं घुमाएगा? तो इन्होंने कहा प्लेटों में भी गति पाई जाती है इस वजह से। अब अगर प्लेटों में गति है तो इन्होंने 3 तरीके की गतियां बताई। एक, जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगी। एक, जब एक दूसरे से दूर जाएंगी। मान लो अगर कहीं वो आपस में नजदीक आ रही हैं तो कहीं से तो दूर भी हट रही होंगी। जब वो एक दूसरे के पास आएंगी, आपस में टकराएंगी, टकरा के मुड़ जाएंगी बल लगा के ऊपर को, फोल्डेड माउंटेन्स बनेंगे।
इसके विपरीत जब वो पीछे की तरफ जाएंगी तो नीचे से लावा निकल के ऊपर आएगा, नई सरफेस बन जाएगी, ठीक है, कटक बनते हैं, रिज। दूसरी गति, अब जब आपस में टकरा रही हैं दो प्लेटें, जब टकरा रही हैं तो भूकंप आएंगे, नहीं आएंगे? इसलिए वो क्षेत्र जहां पर न्यू फोल्डेड माउंटेन्स मिलते हैं, नवीन मोरदार पर्वत, भूकंप प्रोन एरिया होता ही। एक सिचुएशन और बताइए, क्या ऐसा हो सकता है इन दोनों प्लेटों में का वजन एक बराबर हो? एक ऐसा हो सकता है हल्की हो एक भारी हो? मान लो एक प्लेट है और इसके ऊपर पानी भी है तो ये भारी होगी, इसीलिए ओशनिक प्लेट हमेशा भारी होती है, लैंड प्लेट हल्की। जब एक भारी और एक हल्की प्लेट आपस में टकराएगी तो भारी प्लेट क्या करेगी, नीचे की तरफ धंस जाएगी, हल्की प्लेट ऊपर चढ़ जाएगी, पहाड़ तो बन गया। लेकिन एक प्रक्रिया और शुरू हो गई, ये जो नीचे धंसने वाली प्लेट थी ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, लावा में बदलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये वाला जो भाग है ये और ज्यादा दुर्बल हो गया, सॉफ्ट हो गया। ज्वालामुखी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? ये जो लावा नीचे है पिघला हुआ, ऊपर आने की संभावना रहेगी या नहीं रहेगी? इसलिए जहां कहीं भी दो हल्की, एक हल्की और एक भारी प्लेट आपस में मिलती हैं, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी मिलेंगे। प्रशांत महासागर को देख लो, प्रशांत सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ी प्लेट, भारी प्लेट उधर एशियन प्लेट से टकराती है, उधर अमेरिकन प्लेट से टकराती है। इसीलिए प्रशांत के चारों ओर हमें ज्वालामुखी और भूकंप प्रोन एरिया पाया जाता है। दुनिया के लगभग 60% भूकंप यहीं आते हैं। हाँ, वो एरिया वही है, इंडोनेशिया से लेके जापान, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उधर रशिया का भी कामचटका पेनिनसुला उसमें आता है कुछ हिस्सा, इधर इंडोनेशिया तक हमारे यहाँ पे, ये पूरा वो सर्कम पैसिफिक रिंग है। मैं बताऊंगा आगे जब भूकंप पढ़ाऊंगा। एक और बात बताइए, मान लो भूकंप अगर समुद्र में आता है, अगर लहर समुद्र में बनती है तो पानी में भी वेव्स बनेंगी सुनामी के रूप में। इसीलिए प्रशांत में ही सबसे ज्यादा सुनामी देखने को मिलती है। विश्व की लगभग 90% सुनामी प्रशांत में देखने को मिलती है। इसीलिए ठीक है, ये टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी थी जिसके आधार पर ये पता चला, अच्छा हाँ, अगर पीछे ये जाएगी तो खाई बनेगी, रिज बनेगी। इसीलिए अटलांटिक में हमें रिज मिलती है। अटलांटिक, मिडल वाला अटलांटिक का जो भाग है वो बहुत गहरा नहीं है। ये दिख रहा है अटलांटिक, इसमें ये देखो, ये अटलांटिक है ऐसे शेप में, वहां से तो नहीं दिखेगा, बहुत नजदीक से अगर आपको देखना हो, ये एस के शेप में अटलांटिक है। इसमें एक बीच में जगह दिखेगी जहां बहुत ज्यादा नीला रंग नहीं है, बहुत हल्का नीला रंग है, दिख रहा है हल्का नीला रंग, ये रिज है वही। ये प्लेट इधर आई, अफ्रीकी प्लेट, नॉर्थ साउथ अमेरिकी प्लेट दूसरी तरफ गई, नीचे से लावा निकल के ऊपर आ रहा है अटलांटिक में, और यहाँ पे ये हल्की सी शेप मिलती है एस टाइप में। यहाँ अटलांटिक की गहराई सबसे कम है, सदर्न अटलांटिक की। देखो मैप के जो कलर है वो गहराई को भी बताते हैं। जहां पानी एकदम से नीला दिखेगा वो गहराई ज्यादा होगी, जहां हल्का सा व्हाइट कलर का होगा वहां कम होगी। यही बात है उसकी, अटलांटिक की। ठीक है, चलिए, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी से बहुत सारी बातों का समाधान हुआ। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अच्छा, एक बात और रह गई उसमें, लिखवा देता हूं, मतलब समझा देता हूं। वेगनर वाले मामले में उन्होंने उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। उन्होंने गोंडवाना लैंड सबसे पुराना भाग है, ओल्डेस्ट पार्ट है अर्थ का, साउथ में। आज का ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का दक्षिणी भाग, दक्षिणी भारत उसी का हिस्सा है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट सबसे पुराना है,
सबसे ज्यादा मिनरल मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बताइए कुछ सोच के। पृथ्वी बनी, उसका जो सबसे पुराना हिस्सा होगा उसके ऊपर सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे? मिलने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा मिनरल कहाँ मिलते हैं? दक्षिणी भारत में, उत्तर भारत में? एग्जैक्टली। इसीलिए अफ्रीका मिनरल्स का केंद्र माना जाता है, सभी मिनरल्स मिलते हैं इसी वजह से। तो जो लैंड मास अर्थ पे सबसे पुराना है वही सबसे मिनरल में रिच भी होगा। देखो ज्योग्राफी को बड़े ध्यान से पढ़ना, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चंस का आंसर आप एक शब्द को देखते ही कर दोगे अगर आपने अच्छे से समझी है तो। चलिए इसमें अगले पॉइंट में लिख लीजिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस, पहले लिखवा दो। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस, एक्चुअली मैं पूरा एक दिन पीछे हूं, अब मैं उस एक दिन को कैसे कवर करूंगा मुझे बताएं। क्या करें? चलिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस, मॉर्गन, मैकेंजी तथा पार्कर जैसे विद्वानों ने किया। मैकेंजी तथा पार्कर जैसे विद्वानों ने किया। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हैरी हेस, मॉर्गन, मैकेंजी एंड पार्कर। हाँ, HAES भी लिख सकते हैं, हेस भी, मैकेंजी तथा पार्कर भी, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का संपूर्ण स्थलीय भाग इसके नीचे तरल भाग पर तैर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लैंड मास ब्रैकेट में लिखना, लिथोस्फीयर कहते हैं इसे, लिथोस्फीयर is floating over liquid, ब्रैकेट में लिखना, लिक्विड के आगे एस्थीनोस्फीयर। यह स्थलीय भाग 7 बड़ी एवं 20 छोटी प्लेटों में विभाजित है। 7 बड़ी एवं 20 छोटी प्लेटों में विभाजित है। दिस लिथोस्फीयर is divided into 7 large and 20 small plates, ठीक है। ये 7 बड़ी प्लेटें इस प्रकार हैं, These 7 large plate as follows, नाम लिख लीजिए इनका। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, हाँ। नेक्स्ट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, साउथ अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, नेक्स्ट प्रशांत महासागरीय प्लेट, पैसिफिक ओशन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, ठीक है। ये 7 बड़ी प्लेटें होंगी। देखो इन्होंने तो 20 ही बताई थी छोटी, लेकिन नासा कुल मिला के 100 ढूंढ चुका है अब तक। 100 छोटी प्लेटें करती क्या है? बड़ी प्लेटों को जोड़ने का काम करती हैं। बड़ी प्लेट उनके आपस को लिंक करने का काम करती हैं छोटी प्लेटें। इसलिए जो छोटी प्लेटें जहां पे पाई जाती हैं जनरली जिस पर्टिकुलर एरिया में, वहां भूकंप वगैरह नहीं आते, शांत क्षेत्र रहता है।
नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखो कुछ छोटी प्लेटें इंपॉर्टेंट हैं, वो मैच मेकिंग में दे सकता है, तो अगले पॉइंट में लिख लो कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें इस प्रकार हैं। some important small plates are as follows. पहला कोकोस प्लेट, कोकोस COCOS, कोकोस प्लेट। देखो ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लेना, उसमें शायद आपको इसमें से कुछ मिल जाएंगी, ढूंढ लेना। स्कूल एटलस लेना उसका, लेकिन आप उसको ये बोलना कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाला दे दीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो आता है उसमें एक दो मैप ज्यादा दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ मिलेगा नहीं, नहीं तो टीटी के सबसे बेस्ट है। हाँ बढ़िया एकदम, यहाँ मिलेगा नहीं, टीटीके का सबसे बेहतरीन आता था, मुखर्जी नगर मिलेगा। एक्चुअली ना ये सब फ्लिपकार्ट वगैरह ये सब उन चीजों को रखते हैं जो ज्यादा बिकती हैं, और ज्यादा कौन सी बिकती है जो चलन में हो, ऑक्सफोर्ड। अब कभी कभी जो क्वालिटेटिव चीजें हैं ना वो चलन में नहीं होती, क्वालिटी सड़क पे नहीं मिलती, ढूंढनी पड़ती है। तो ऐसा सही कुछ है यहाँ भी, आपको खोजी बनना पड़ेगा। हाँ ये कोई एलिनेशन वाला वर्ड नहीं है, ये भारतीय शब्द ही बोल रहा हूँ। तो ऐसा मत चौंकी कि आप मंगल ग्रह के प्राणी हैं या मैं मंगल ग्रह से आया हूँ। सर हमारे सर मेरठ में कोचिंग से देखो एक खोजी मिला। अब ये मत पूछना कि मेरे घर में कौन सा, क्योंकि थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए फाइंड करना। हाँ मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। देखो यूरेशियन प्लेट जो है वो हिमालय तक है, नॉर्थ हिमालय हमारा यूरेशियन प्लेट में आता है, और बाकी का साउथ से मध्य प्रदेश से लेके और नीचे का जो भाग है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। अब हम लोग जो है वो दो प्लेट के हिस्से के बीच में है, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट। अब ये गंगा यमुना का प्लेन है। जब हिमालय की उत्पत्ति हुई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो हिमालय उठा। हिमालय की जो नदियां थी वो जनरली, अब पानी क्या है नीचे की तरफ बहेगा, जहां निचला एरिया था पानी, ये वाला एरिया दोनों के, अब देखो ये प्लेट टकरा रही थी आपस में, तो यहाँ एक खाई थी, एक गैप था, और ये गैप पश्चिम में कोतवार पठार से लेके और उत्तर में मालदा तक था, पश्चिम बंगाल में। इसी गैप में रेत इकट्ठा होता चला गया, नदियों के सेडिमेंट्स इकट्ठे होते चले गए, एक मैदान के रूप में बन गया, जो कि आज सिंधु सतलज के मैदान से लेके और ब्रह्मपुत्र के मैदान तक है। तो जनरली ये तो दोनों के बीच का हिस्सा था, इसीलिए ना तो हम यूरेशियन प्लेट का हिस्सा माने जाते और ना ही हम बीच वाले हैं। कहाँ थे? कोकोस प्लेट। इसको लिखना कोकोस प्लेट। इसके आगे लिखना यह मध्य अमेरिका को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यह मध्य अमेरिका को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इट कनेक्ट सेंट्रल अमेरिका विद पैसिफिक। नेक्स्ट नाज़का प्लेट, नाज़का NAZKA, नाज़का प्लेट, ठीक है। यह दक्षिण अमेरिका को प्रशांत से जोड़ती है। यह दक्षिण अमेरिका को प्रशांत से जोड़ती है। जिनके पास ऑक्सफोर्ड का एटलस है वो पीछे, सबसे पीछे वाले, शायद पीछे से तीसरा चौथा
पेज पे वो मिलेगी प्लेट है, कुछ दी गई है, सारी नहीं। नाज का लिख लिया, नाज का लिख लिया। इंग्लिश में लिख लीजिए, इट कनेक्ट्स साउथ अमेरिका विद पैसिफिक। नेक्स्ट लिखिए अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट, इसके ऊपर अरब प्रायद्वीप अवस्थित है, इसके ऊपर अरब प्रायद्वीप अवस्थित है। ऑन इट द अरेबियन पेनिनसुला इज लोकेटेड। अरेबियन पेनिनसुला इज लोकेटेड। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तीन तरफ से लैंड का वो भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और जो चारों तरफ से घिरा हो द्वीप। नेक्स्ट अगला लिखना फिलीपीन प्लेट। फिलीपीन प्लेट, ठीक है। यह एशियन प्लेट को प्रशांत प्लेट से जोड़ती है। इट कनेक्ट एशियन प्लेट विद पैसिफिक प्लेट। नेक्स्ट कैरोलीन प्लेट। कैरोलीन प्लेट, यह न्यू गिनी के उत्तर में, ऐसा लिखो, यह न्यू गिनी के उत्तर में अवस्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ न्यू गिनी, द नॉर्थ ऑफ न्यू गिनी। और लास्ट लिखिए फ्यूजी प्लेट। फ्यूजी FUJI, फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया एवं जापान के मध्य अवस्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया एवं जापान के मध्य अवस्थित है। इट इज लोकेटेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ठीक है। देखो अगला हेडिंग लिख लो, अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लेकिन इसमें मेरा काम बिना उसके नहीं चलेगा, इसलिए मैं इसको यही रोकना पड़ेगा। इस टॉपिक में बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो 15 मिनट्स, आपको कुछ पूछना है पूछ लीजिए। नहीं, क्लास खत्म नहीं हुई है, ऐसा ना समझे क्लास खत्म हो सर। अच्छा पहले ये बताइए मैम ने क्या बताया? सबसे पहले कल मैंने क्या बताया था? यही बताया था ना? हाँ, मतलब पिछली क्लास में जब भी पुराना लेक्चर होगा। देखो मेरी बात समझो, लिमिटेड रिसोर्स रखना बहुत जरूरी है। रीजन उसका क्या है? जब आप लोग मेंस एग्जामिनेशन देने जाओगे ना, तो एक रात में आपको पूरी अब तक की जो मेहनत है वो रिवाइज करनी पड़ेगी, और अगर वो रिवाइज नहीं हुई तो लिख के देता हूं, कुछ नहीं करना, रिवीजन ना मस्ट है। अब अगर मान लीजिए मैंने 10 किताबें पढ़ ली, 2 साल लगाए 10 किताबें पढ़ ली, अब वहां पे 4 घंटे हैं मेरे पास रिवीजन के। रात को शाम को 5 बजे 6 बजे घर पहुंचा, अगले दिन फिर पेपर लिखना है, और वो भी 2 लिखने हैं। अब मेरे पास सोना भी है रात को मैक्सिमम 4 घंटे होते हैं, 5 मिल जाएंगे कोई बहुत टफेस्ट है तो। उस 5 घंटों में वो 10 किताबें क्या रिवाइज हो सकती हैं? क्या होगा? एक आध रिवाइज होगी तो 10% ही किया, 90% गायब हो गया। अगर रिवीजन नहीं है तो लिखने की तो भूल ही जाओ कि नहीं लिखा जाएगा।
इसीलिए लिमिटेड रिसोर्स होने चाहिए, अपने नोट्स के साथ होने चाहिए। अपने नोट्स को बनाना, नोट्स हमेशा अपने होते हैं, किसी दूसरे के नहीं होते। दूसरे के नोट्स तो उसी के लिए छोड़ दो। नोट्स जनरली एक टॉपिक में घुसने का तरीका होता है, नोट्स रास्ता होता है। मैं टॉपिक में मैंने समझा, ये ऐसे समझो जैसे कि किसी अनजान जगह पे हम लोग जा रहे हैं और कुछ मार्क को हम लोग देखते जाते हैं, यहाँ ये मोड़ है, यहाँ ये घर है, यहाँ ये है, और बाद में हम लोग वहां पहुंचे और फिर जब हम वहां से वापस आए तो हमने फिर से उन चीजों को रिकॉल कर लिया, रास्ता नहीं भूलते। नोट्स वैसे ही है, टॉपिक में अंदर गए, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक की उसको हमने यहाँ रखा, अपने वर्ड्स में उसको लिख लिया बड़े शॉर्ट फॉर्म में, जिससे जब हम उन वर्ड्स को देखें तो हमें वो जो बात है वो सारी याद आ जाए जो उस पर्टिकुलर टॉपिक में थी। एक लाइन से हमने पूरी एक कॉन्सेप्ट समझ ली, रिवीजन करने में आसानी हुई। पहले हमने समझा, पहले उस घर पे गए और वापस लौट के आए, 2 बार मेहनत हो गई। पहले तो हमने टॉपिक को समझा और बाद में उसको यहां से एनालिसिस करके और एक बार में लिख दिया। तो एक ही टॉपिक आपने एक ही समय में 3 बार समझ लिया। इसका मतलब वहां पे 60 से 70% तक वो टॉपिक आपके दिमाग में अब है। जब नेक्स्ट टाइम आप उसको रिवाइज करेंगे, उस लाइन से ही आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक और तरीका होता है, पहली बार में अगर कुछ लोग नोट्स बनाते हैं तो मैं समझता हूं कि थोड़े बड़े बनाने चाहिए, क्योंकि अगर पहली बार में हम एक लाइन के पीछे पड़ गए तो आधी चीजें तो ऐसे ही साफ हो जाएंगी। तो पहली बार में थोड़े बड़े बनाइए और उसके बाद जब सेकंड टाइप के आप नोट्स बनाएं अपने एग्जामिनेशन में रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, तब हमें वो स्मॉल रखने चाहिए, जिससे उसको हम लोग उस समय रिवाइज कर सकें। रिसोर्स लिमिटेड, एक किताब को 10 बार पढ़िए, 10 को एक बार नहीं। एक को 10 बार पढ़ेंगे, आईएएस बनना भी जरूरी नहीं है। कोई जरूरी है, कोई कह के गया था। मुझसे लोग पूछते हैं, ये बड़ा एक जनरल सी टर्म होती है, सर क्या शुद्ध हिंदी लिखनी जरूरी है एग्जाम में? हिंदी में जनरली जो एग्जाम लिखते हैं, सर क्या शुद्ध हिंदी लिखनी जरूरी है? मैं कहता हूं बिल्कुल जरूरी नहीं है, आईएएस बनना भी जरूरी नहीं है। और एक और बात, शुद्ध भी नहीं बोलते, शुद्ध बोलते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आईएएस बन जाए, उम्मीद करते हैं कि वो फ्रंट से लीड करें गवर्नमेंट को। तो नाइंसाफी है ना। पहले ही इनजस्टिस आप लोग कर रहे हो अपने साथ में, वो करिए ना फिर जो जरूरी है आपके लिए, या वो जो आप कर सकते हो, क्यों बेकार में टाइम वेस्ट करना। अगर यहां पे आना है तो आपको घिसना पड़ेगा खुद को, तभी प्रेशर और टेम्परेचर, दबाव और ताप, हाँ नेचर चेंज कर देते हैं, क्वालिटी चेंज कर देते हैं, कंपोजिशन चेंज कर देते हैं। जब आप उस दाब और ताप से निकलोगे ना बाहर, उस 2 साल के टेम्परेचर और प्रेशर से, तब आप एक अलग व्यक्तित्व के साथ निकलोगे। आपका उस समय जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, एक मैच्योर पर्सन के रूप में निकलोगे। एक और बात मैं आपको रियलिटी बता देता हूं, सफलता या असफलता, ये दोनों, ना तो इनमें बहुत ज्यादा अंतर है और बहुत ज्यादा अंतर भी है। अंतर इसलिए बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि अगर मान लीजिए किसी पर्सन का सिलेक्शन 1 नंबर से रह गया, तो ऐसा तो नहीं है जिसका 1 नंबर ज्यादा था उससे वो कम था। ऐसा हो सकता है कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई। तो ये यहां पे इसका मतलब ये कोई बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन मायने क्या रखता है कि अगर वो 1 नंबर ज्यादा था, वो सफल हो गया, और सफल तो सफल होता है और असफल होता है। लेकिन जिन लोगों ने वास्तव में मेहनत की होती है अपने काम में, या जो लोग ईमानदारी से अपनी लाइफ को जीते हैं, जो भी काम वो करें, वो आपको अलग दिखेंगे। उनमें आपको एक अपनी पर्सनालिटी, एक अपना उनका कैरेक्टर और एक अपना
एक अपना स्टैंड उनको दिखेगा लाइफ में, वो कोई भी काम करे वो गलत नहीं होगा, बेस्ट होगा। यही चीज आपको अपने में बनानी है। अभी पढ़ रहे हो तो फिर उसको भी ना पूरी बेस्ट तरीके से पढ़ो, एक सही डायरेक्शन के साथ पढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैसे तो पढ़ रहे हैं, हमने बड़ा तगड़ा अपना टाइम टेबल बना लिया, लेकिन ध्यान फोन के ऊपर है। वो चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए। एक तो लिमिटेड रिसोर्स, दूसरा जहां तक मुझे लगता है कि 3 लेवल पे अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो होनी चाहिए। हम लोग 3 लेवल पे अपनी स्ट्रेटेजी को देख सकते हैं। सबसे पहले पीटी के लेवल पे, चलिए हम लोग ऑफ करते हैं शायद। Dear participants, I introduce Madam Anita C. Misram, our Commissioner, Meerut Division, and CDO Sir Sasank Chaudhary ji is with you. It's a matter of great pleasure and pride for us, and it is a very motivating event to have such a senior IAS officers with the future aspirants of the IAS competition. मैडम, बच्चों में आपके आने से एक बहुत उत्साह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, और इसमें जिस तरीके से प्रशासन और एकेडमिक्स का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये इन बच्चों को अपने कैरियर में काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। ऐसा बच्चों का भी फीडबैक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बच्चों से इंटरेक्ट करें। अच्छा, एक चीज बताइए, ये सेक्शन बना हुआ सेक्शन है ना? जी मैम, यही सेक्शन रहता है? हाँ, बी सेक्शन है। बी सेक्शन है जी। बी सेक्शन में अभी आप लोगों को कितने दिन हो गए क्लास में आते हुए? 10 डेज हो गया? 10 दिन हो गए? अभी आप लोगों को क्या क्या विषय यहाँ पढ़ाया गया है? एक आराम से, कोई आराम से। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। और आप लोग मतलब ज़्यादातर जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, ज़्यादातर आप लोग डेली लगभग आ रहे हैं, और सुबह के समय में कॉलेज भी करते होंगे, है ना? तो बिल्कुल फ्रैंकली बताइए, मतलब कुछ जो क्लासेस चल रही हैं, टीचर्स आ रहे हैं, कुछ मतलब आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है, कुछ फ्रूटफुल लग रहा है समझने में, या कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा बेहतर हो सकता है? या अभी हालांकि हम लोग भी इसको लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं और लगातार इस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन 10 दिन का आप लोगों का क्या फीडबैक है? मतलब कुछ फ़ायदा लग रहा है यहाँ पे क्लास में आने का? अच्छा लग रहा है? सबसे अच्छा विषय पढ़ा अभी ये जो जनरल स्टडीज वाला सब्जेक्ट होगा ना सारा, सबसे अच्छा सब्जेक्ट पढ़ने में कौन सा लग रहा है? ज्योग्राफी। और उसके बाद पॉलिटी। और सबसे खराब? अच्छा, हिस्ट्री का फिर आपके लिए हम नया मैडम या टीचर हम लेकर आएंगे, फिर अच्छा बनेगा। हाँ, आप लोगों को टाइम टेबल वगैरह मिल गया? कब तक का टाइम टेबल मिला है? 24 फरवरी तक। अच्छा, और आप लोगों को जैसे टाइम टेबल आपको कैसे, हम लोगों ने आपको कोई ग्रुप वगैरह आपके बने, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह, उसमें इंफॉर्मेशन आ रही है? और उसमें मतलब आपको मैं बस ये जानना चाह रही हूँ, जो भी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, चाहे टेलीग्राम ग्रुप में या अदरवाइज, मतलब उसका इफेक्टिव है ना वो? ऐसा तो नहीं है ये फालतू टाइप का कुछ चल रहा, काम का लग रहा है ऐसा? नहीं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे मेरठ के कितने हैं? अच्छा, मेरठ के ही ज़्यादा है। और बाहर के बताइए जरा, बाहर के? बुलंदशहर से भी हैं। हाँ, तो आप लोग कैसे आते जाते हो? बस वगैरह से आते हो? कैसे? अच्छा,
आपने से पहले भी किसी बच्चे ने IAS PCS का पेपर अटेम्प्ट करा है, प्री या मेंस कोई भी? किसने करा है? अच्छा, आपने कर रखा है, आपने भी करा है। आपको इस क्लास में कुछ फर्क लग रहा है जो आपने पहले पढ़ाई करी है? यस मैम, क्योंकि उस टाइम पे सेल्फ स्टडी की थी तो उस हाँ। अकॉर्डिंग से थोड़ा चेंज है, बहुत चेंज है बिल्कुल। अच्छा, मतलब आपको ये ज़्यादा यूजफुल लग रहा है। हाँ, पीछे आप लोग जो पहले करे हैं, आप लोगों को Yes, sir, it's a commendable effort. I have done so on my own, but now I am getting guidance from such senior faculty members. हाँ, That's a really achievement. हाँ। और आपके मतलब शायद आपको जानकारी नहीं होगी ना कि आपके साथ के बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी जुड़ते हैं, है ना? उन लोगों का बहुत ज़्यादा फीडबैक हम लोग अलग से उनके साथ भी फीडबैक अलग से लेंगे। हाँ। चलिए, वैसे तो हम यहाँ पे तो देखिए मतलब IAS PCS का बड़ा सिंपल सा ये है कि एक्चुअली में सब है सेल्फ स्टडी ही, देखो ठीक है ना। यहाँ तो बस आपको एक मेरे ख्याल से गाइडेंस मिल जाएगा, एक ब्रीफ टाइप का मिल जाएगा, आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। बाकी अल्टीमेटली तो देखो सब मेहनत अपनी ही है, जितनी मेहनत जितना अपने को घिसोगे उतना ही अच्छा है ना। हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव तो है नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है हार्ड वर्क का। मगर ये अच्छा है कि चलो आपको ये क्लास अच्छी लग रही है और इसमें फर्दर भी हम लोग इम्प्रूव और करेंगे। ये अच्छा लगा कि आप लोगों को लग रहा है कि अच्छा हो रहा है। आप लोगों को ID कार्ड वगैरह भी नहीं मिले ना? तो अभी वो भी दिलवा देंगे, सब चल रहा है। और अटेंडेंस वगैरह कैसे होती है आप लोगों की? रजिस्टर में करा? चलो ठीक है। आपको सुशांत कुछ पूछना है? ट्रेनिंग से होपफुली मैं आप लोगों के कुछ लेक्चर्स लूँगा अभी। और जैसा मैडम ने कहा कि यहाँ पे तो केवल आपको एक हम लोग डायरेक्शन ही दे पाएंगे, उस पर चलना और उसको रिलीजियसली फॉलो करना सब आपके ऊपर ही है। हमेशा से ही मतलब UPSC कोई कोचिंग अगर हम आपको पूरे साल भी कोई भी कोचिंग अगर साल भर भी कोचिंग देगा तो वो इंश्योर नहीं कर सकता कि सिलेक्शन हो जाएगा। और आपके कई जानने वाले भी होंगे जो सेल्फ स्टडी करके भी क्लियर कर लेंगे। तो मतलब वही जैसे डिपेंडेंट ना रहे, आत्मनिर्भर बने, खुद ही पढ़ें और यहाँ से गाइडेंस में। और नंबर्स सब सर्कुलेट कर दें इनको, कि ईमेल्स भी सर्कुलेट। अभी जब मैं आऊँगा तो आई विल ऑल्सो गिव माई ईमेल, तो उस पर भी आप क्वेरीज डाल सकते हैं, तो आई विल रिवर्ट बैक टू यू। एंड तो उससे बस आप लोगों को क्या डायरेक्शन है वो आपको पकड़ करके पूरा मेहनत करके आगे बढ़ना है। आपका बैच कौन सा? 70 सीडीओ साहब है मेरठ में, 2017 बैच है ना। मेरा 1996 बैच है, तो इतना डिफरेंस है, ठीक है ना। और कोशिश मैं भी करूँगी कि मैं भी चाहूँगी कि एक आध क्लास हम भी लें आके, ठीक है, जो भी हम लोग अपना एडजस्ट कर रहे हैं। तो दोनों तरीके, थेरेटिकल पार्ट जो प्रोफेसर है वो पढ़ाएंगे, और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं एग्जाम अटेम्प्ट करने के, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी पढ़ाएंगे। वो दोनों चीज़, सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे और जो टिप्स हैं प्रैक्टिकल टिप्स वो भी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलो गुड, अब आराम से निकल जाना बस सीधे।